चलिए, तो क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग फर्दर। सो विच ऑफ द सॉरी, ये तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 101, ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वी ऑल नो दैट दिस इज सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 102, लेनेस्टर इज अ बैंक, ठीक है, इन कंट्री डब्ल्यू। इट इज कंसिडरिंग आउटसोर्सिंग इट्स आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, इनको अपना आईटी डिपार्टमेंट आउटसोर्स करना है टू सम ओवरसीज आईटी कंसल्टेंसी कंपनी। करेंटली इनका आईटी सिस्टम काफी एक्सेलेंट सिचुएशन में है, जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, okay. So which of the following statement regarding this proposal is correct? Outsourcing is likely to reduce the risk of data security breaches within Lannister. तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि अगर आप आउटसोर्स करेंगे तो आपके डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। Lannister is likely to enjoy increased in-house IT skills and knowledge. तो ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप तो आउटसोर्स कर रहे हो, तो in-house IT skills and knowledge को कैसे आप यूटिलाइज करोगे? Outsourcing Lannister's IT department could cause a loss of competitive advantage. Yes, this will be the answer. क्योंकि आपका IT सिस्टम ऑलरेडी एक्सेलेंट सिचुएशन में है, फिर भी आप उसकी आउटसोर्सिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसकी वजह से आप अपना इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खो दोगे। Okay, question number 103. Recycling waste material could be classed as being both environment friendly and sustainable. Yes, this statement is true. अगर आप waste material को recycle कर रहे हो तो ये environment friendly भी है as well as sustainable भी है। Question number 104. F company sells motor vehicles in country V. It has recently discovered that government is planning a major overhaul of the public transport system in country V. तो एफ कंपनी जिस कंट्री के अंदर मोटर व्हीकल्स बेच रही है, उसी कंट्री के अंदर सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा बेटर बनाने वाली है, which will increase its speed and comfort while lowering the cost to make it attractive to individual drivers. तो अल्टीमेटली आपका जो नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आने वाला है उसमें बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी, आपको कंफर्ट मिलेगा, कॉस्ट भी उसका कंपैरेटिवली कम होगा। तो एफ कंपनी क्या थ्रेट एज पर पॉटर्स 5 फोर्सेस फील करने वाली है या फील कर रही है? तो मोटर व्हीकल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दीज आर द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, सो दैट्स व्हाई हियर द आंसर विल बी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 105, एक्स कंपनी ऑफर्स अकाउंटेंसी ट्रेनिंग कोर्सेज। एक्स कंपनी ट्रेनिंग कोर्सेज पढ़ाती है, अकाउंटेंसी ट्रेनिंग कोर्सेज पढ़ाती है। The market is growing quickly and X courses are significantly different to those offered by its rivals. इनके courses इनके rival से काफी ज्यादा different है। Any new company wishing to teach accountancy courses must obtain accreditation by the various accounting organizations, a process which can take several years. ठीक है, अगर कोई नई कंपनी इनके बिजनेस में आना चाहती है तो उन्हें पहले अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन से एक्रीडिएशंस लेने पड़ेंगे, जिसे लेने में बहुत समय लगता है। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप एक्स के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कॉम्पिटिटिव राइवलरी इज लाइकली टू बी लो। ठीक है, देखो कॉम्पिटिटिव राइवलरी का पॉइंट हम तब कंसिडर करते हैं जब मार्केट में ऑलरेडी जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होती है, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है। सप्लायर पावर इज लाइकली टू बी लो, सप्लायर का तो कोई जिक्र ही नहीं है दूर दूर तक, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। बैरियर्स टू एंट्री आर लाइकली टू बी लो, अगर यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री आर लाइकली टू बी हाई लिखा होता, ओके, सो बैरियर्स टू एंट्री आर लाइकली टू बी लो, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड, इस पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं। द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज लाइकली टू बी लो। अब देखिए बैरियर्स एक्चुअली ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण बिजनेस में आना काफी मुश्किल होता है। अब यहां पर आप समझ सकते हो कि बिजनेस में आना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आने के बाद अकाउंटेंट मतलब इट्स नॉट अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री जिसमें बहुत ज्यादा फिक्स कॉस्ट लगेगा या बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी लगेगी, ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। तो इसीलिए बैरियर्स टू एंट्री वाला पॉइंट इतना सूटेबल नहीं है। बट हाँ, क्योंकि ये एक्रीडिएशन वाली बात यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो डेफिनेटली दूसरे प्लेयर्स के लिए मार्केट जो है ना काफी लेस अट्रैक्टिव है।
कि भाई हम ठीक है अपना बिजनेस तो खोल लेंगे, बिजनेस खोलना इज नॉट अ बिग डील, इतना ज्यादा उनको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक्रीडेशंस लेने में उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा. So that's why the answer should be D. The threat of new entrants is likely to be low. Okay, question number 106. High industry fixed costs would not be expected to be an issue within which one of the Potter's five forces? देखो, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर ना फिक्स कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा सेल्स करनी पड़ती है अपने फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए. जब सेल ज्यादा होगी तो कॉम्पिटिटिव राइवलरी एग्जिस्ट करेगी ही सही. इंडस्ट्री फिक्स कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली दूसरे एंट्रेंट्स का मार्केट में आना मुश्किल हो जाएगा, तो बैरियर्स टू एंट्री होगा. पावर्स ऑफ कस्टमर्स, हाँ ये भी देखो, अगर सेल ज्यादा करनी पड़ रही है आपको तो डेफिनेटली कस्टमर के साथ काफी आपको नेगोशिएट करना पड़ता है, तो पावर ऑफ कस्टमर्स काफी इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे. लेकिन इंडस्ट्री फिक्स कॉस्ट के ज्यादा होने का थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट से कोई लेना देना नहीं है. और यही पूछा है इन्होंने कि हाई इंडस्ट्री फिक्स कॉस्ट किस पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड. सो दैट्स व्हाई हियर द आंसर विल बी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. वह आपके इंडस्ट्री फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो या कम हो, नए सब्स्टिट्यूट्स का थ्रेट तो हमेशा आ ही सकता है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसिडरिंग पॉटर्स वैल्यू चेन एनालिसिस आउटबाउंड लॉजिस्टिक इज व्हाट? तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से आपका प्रोडक्ट निकल के किस तरह से कस्टमर तक पहुंचेगा. सो दैट्स व्हाई हियर द आंसर विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर. ओके, तो मतलब इट्स सिंपल कि भाई आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से आपका सामान निकल के कस्टमर तक कैसे जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए. AAH कंपनी buys cable from a number of manufacturers, cuts it into shorter lengths and sells it to various retailers. One of its department is solely responsible for cutting the cable. तो AAH कंपनी का काम क्या है? मैन्युफैक्चरर से वायर खरीदना, उसे कट करना और बेचना, और उनका एक डिपार्टमेंट केबल को कट करने के काम में इन्वॉल्व है. तो ये चीज किससे रिलेटेड है? तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिपार्टमेंट केबल को कट करने का काम कर रहा है, तो केबल्स कट करना इनकी मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, सो दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 109 देखिए. अ कंपनी हु सेल्स इट प्रोडक्ट एट अ प्राइस बिलो दैट ऑफ द सिमिलर राइवल प्रोडक्ट्स इज लाइकली टू हैव अडॉप्टेड अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. अगर आप प्राइस अपने राइवल प्रोडक्ट्स के मुकाबले कम रख रहे हो तो ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी है. ठीक है ना. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स को ऐड करना जो दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं है. ओके, 110. Edge provides a range of products and services that are tailored specifically to pregnant women. एक खास तरह के मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, सो दिस इज अ फोकस स्ट्रैटेजी. इस तरह की स्ट्रैटेजी को फोकस स्ट्रैटेजी बोला जाता है. Porter's value chain determines whether and how a firm's activity contribute to which of the following? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. देखो, पॉटर का जो वैल्यू चेन है वो हमें ये बताता है कि अगर आप हर एक जरूरी एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन हो जाएगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले काफी बेटर हो जाएगा. सो इट्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो बीसीडी कंपनी इज अ लार्ज ट्रेडिंग कंपनी. स्टीव की बात करते हैं. स्टीव इज द एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर responsible for legal and compliance functions. ठीक है. Sheila is responsible for customer service and has responsibility for ensuring that customers who have purchased goods from BCD company are fully satisfied. ठीक है. Sunny deals with suppliers and negotiates on the price and quality of inventory. He is also responsible for identifying the most appropriate suppliers of plant and machinery for the factory. ठीक है. Sam is the information technology manager and is responsible for all information systems within the company. So according to Porter's value chain, which of the managers is involved in a primary activity as opposed to support activity? तो देखो, प्रोक्योरमेंट का काम हो गया, टेक्नोलॉजी देने का काम हो गया, लीगल कंप्लायंसेस वगैरह में मदद करने का काम हो गया, ये सब आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज कहलाती है. लेकिन आफ्टर सेल सर्विस की अगर अपन बात करें तो ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है. तो आफ्टर सेल सर्विस में तो शीला ही नजर आ रही है,
क्योंकि इसे कस्टमर सर्विस देनी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कस्टमर्स पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहें। बाकी सब जने जो हैं वो कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देख रहा है, कोई प्रोक्योरमेंट यानी कि सप्लायर के साथ नेगोशिएट कर रहा है, कोई लीगल कंप्लायंसेस देख रहा है, तो बाकी सब सपोर्ट एक्टिविटीज में है। शीला हियर इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, question number 113. AZ company is performing SWOT analysis and notes that it has a large cash balance. Which of the SWOT headings would this be most likely to fall under? तो अगर आपके पास बहुत बड़ा कैश है तो ऑब्वियसली दिस इज योर स्ट्रेंथ। तो ये इंटरनल, दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू यू इंटरनली, सो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज योर स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ के अंदर कैटेगराइज होगा। A value network looks at the linkages between the supply chains of different organizations such as suppliers and their customers. बिल्कुल सही बात है। वैल्यू चेन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन यही आइडेंटिफाई करती है कि हर एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनके वैल्यू चेन के अंदर किस तरह से इन्वॉल्व हो सकती है। तो यही सब कुछ हम वैल्यू नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Okay, professional ethics in accounting and business. So before doing these questions, आपको ये चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। आपको यूटिलिटेरियन, एब्सोल्यूटिस्ट, रिलेटिविस्ट, प्लूरलिस्ट, ये सारी अप्रोचेस के बारे में अच्छे से चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पहले आप इसको एक बार डिटेल में रिवाइज करिए एंड देन उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ओके, so 115, Amelia is an accountant for LGS company, a large multinational organization. She has recently been accused of theft from the company. She has argued that the theft was justified as she needed the money to care for her mother who is seriously ill. तो अमीलिया ने चोरी करी है और क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी इसीलिए उसे लगता है कि उसने चोरी करके कुछ गलत नहीं किया। तो ये किस तरह की अप्रोच है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमीला जो है ना वो सिचुएशनल बात कर रही है कि भाई मेरी माँ बीमार है इसीलिए मेरा चोरी करना कोई गलत बात नहीं है। तो जब आप अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करके किसी डिसीजन को जस्टिफाई करते हो तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज रिलेटिविस्ट। ठीक है। Okay, 116. A profession must have an ethical code to which it requires compliance. बिल्कुल सही बात है। प्रोफेशन में कुछ ethical codes होने चाहिए जिनका compliance जरूरी होता है। ACCA members are required to comply with 5 fundamental principles. Which of the following contains 3 of these principles? तो 5 fundamental principles हैं: professional competence, due care, professional behavior, confidentiality, integrity and objectivity. तो यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें 5 में से कम 3 प्रिंसिपल्स गिवन हो। सो दैट इज ऑब्वियसली द ऑप्शन बी। ओके, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? ऑल एसीसीए मेंबर्स मस्ट कंप्लाई विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वेदर और नॉट दे आर इन प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है। आप भले एक प्रैक्टिसिंग एसीसीए है या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप एसीसीए मेंबर तो हैं, तो आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल का कंप्लायंस तो करना ही है। प्रोफेशनल owe an obligation to society as well as a duty to their client. ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रोफेशनल्स की सोसाइटी की तरफ भी ऑब्लिगेशन है और क्लाइंट्स की तरफ भी ऑब्लिगेशन है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू है। Question number 119. Objectivity means that accountants must not associated with any false or misleading statement. देखिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप कुछ भी मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे, कुछ भी झूठ बातें नहीं बोलेंगे। दिस इज इंटीग्रिटी। ये चीज इंटीग्रिटी कहलाती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी डिसीजन लेते समय आप किसी से भी प्रभावित नहीं होंगे, बायस नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 120. Jack is an employee in Triple B company. He has been offered a bribe by an existing supplier to continue buying the key component used in Triple B's manufacturing process from them, in spite of a new rival company offering the same component at a significantly lower price. ठीक है, तो जैक एक एम्प्लॉय है ट्रिपल बी कंपनी में और इसको ब्राइब दी जा रही है एग्जिस्टिंग सप्लायर से ही सामान खरीदने के लिए, जबकि एक नया सप्लायर अवेलेबल है जो कि काफी सस्ते में आपको प्रोडक्ट दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो ऑब्वियस सी बात है आंसर होगा वो क्या होगा अगर हम इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें?
तो Jack is egoist, he will most likely to accept the bribe. Jack is relativist, he would refuse the bribe as bribery is always wrong. Jack is utilitarian, he would reject the bribe as it does not benefit all stakeholders. If Jack is an absolutist, he would his decision would depend on the circumstances. तो ये तो गलत बात है. सर्कमस्टांसेस पे चीजें डिपेंड करती है जब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं. और ये बात भी गलत है क्योंकि एब्सोल्यूटिस्ट अगर वो होता तो ऐसा करता वो, ना कि रिलेटिविस्ट होने पे. सो हियर द आंसर विल बी इफ जैक इज एन इगोइस्ट ही वुड मोस्ट लाइकली टू एक्सेप्ट द ब्राइब. तो आंसर यहाँ पर ए होगा कि अगर वो इगोइस्ट है तो डेफिनेटली वो ये काम कर सकता है कि वो ब्राइब ले ले. ओके, चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. So question number 121. Which of the following would be seen as a difference between profession and a occupation? An occupation is governed by a professional body. ऐसा तो नहीं होता है भाई, occupation तो professional body govern नहीं करती है. Members of a profession must comply with the relevant legislation. देखिए प्रोफेशंस के अंदर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं. लेजिस्लेशन की बात इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है. To be classified as an occupation, members must follow an ethical code. Ethical code generally occupation में नहीं होता है, profession में होता है. And the D option is members of profession must go through a process of certification. ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कोई प्रोफेशन कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू, एक रिगरस सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है. आपको कई एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उन्हें क्लियर करना पड़ता है, तब आपको मेंबरशिप मिलती है. Okay, question number 122. Mia has uncovered fraudulent activity within the company she works for. Who should she alert about this matter first? तो उसे किसको यहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए? That is the question being asked here. तो देखिए जनरली अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपको कुछ पता चल रहा है कि भाई वहां पर कुछ गलत हो रहा है एंड ऑल दैट, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा ऑफिसर है क्या जिसे आप रिपोर्ट कर सकते हैं. अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई ऑफिसर नहीं मिलेगा तो फिर इन दैट केस आपको बाहर की किसी अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए. तो यहाँ पर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडी को तो रिपोर्ट करेंगे नहीं, उससे तो कुछ होना नहीं है क्योंकि मैटर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का है. कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स के पास जाकर के भी डायरेक्टली बात बताना इज नॉट अ गुड आइडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना चाहिए कि आपकी कंपनी का जो कंप्लायंस ऑफिसर है उसको आप बताएं कि एक सर्टेन डिपार्टमेंट में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, जहां पर भी आपने नोटिस करी. सो हियर द आंसर विल बी सी. Okay, question number 123. Noor is an ACCA member. Last year, one of her clients, Aaron, asked her to value a business that he wished to purchase. ठीक है, Aaron किसी बिजनेस को खरीदने वाला था तो उसे इसको वैल्यूएशन करना है उस बिजनेस का. She did so and informed Aaron that the business was competitively priced. Aaron subsequently bought the business for its full asking price of several million pounds. This year, Aaron has become concerned that the business has been underperforming and has asked Noor to reassess its performance and long-term prospects. ठीक है, तो this year Aaron has become concerned that the business has been underperforming. तो नूर एक ACCA मेंबर है, इसका क्लाइंट है एरॉन. तो एरॉन ने इसको एक बिजनेस का वैल्यूएशन करने के लिए बोला. ठीक है, तो नूर ने वैल्यूएशन किया और इन्फॉर्म किया एरॉन को कि बिजनेस जो है उसका सही प्राइस है, मतलब गलत प्राइस नहीं मांग रहे हो. एरॉन ने बिजनेस को खरीद लिया जितना प्राइस ओनर ने बोला था उस प्राइस पर. This year, Aaron has become concerned that the business has been underperforming. अब इस साल एरॉन को ऐसा लग रहा है कि जो बिजनेस है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसीलिए उसने नूर को दोबारा बुलाया और कहा कि वो परफॉर्मेंस को रीअसेस करे और इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं उनको एक बार एनालाइज करे. ओके, सो विच टाइप ऑफ एथिकल थ्रेट इज नूर फेसिंग. अब यहां पर किस तरह का एथिकल थ्रेट जो है वो नूर फेस कर रहा है. ओके, देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे ऐसा तो कुछ नहीं है कि एरन उसके ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है या एरन के बिहाफ पर जो है नूर को कहीं पर उसका मैटर रिप्रेजेंट करना है.
तो इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं है, एडवोकेसी थ्रेट नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी नहीं है। सिर्फ एक थ्रेट यहाँ पर हम कह सकते हैं, दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्योंकि उसने पहले ही बताया था, पहले भी उसी ने बताया था कि भाई हाँ ये बिजनेस आप खरीद लो, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब एरन उसी को बोल रहा है कि आप रीचेक करो कि ये बिजनेस जो है वो अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। तो एक तरह से एरन को खुद का ही काम चेक करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि गलत है। एरन को फर्दर अगर वो चाहता है इस बिजनेस के बारे में कोई भी एनालिसिस कराना, तो उसे किसी और से कराना चाहिए। ओके, now question number 124, which of the following are not safeguards that the ACCA and other professional bodies put in place to attempt to eliminate ethical threats? एथिक्स की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, प्रोफेशनल मॉनिटरिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स भी निकल करके आते हैं एक प्रोफेशनल बॉडी के अंदर, तो ये काम भी किया जाता है। ओके, क्रिएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस, ये भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशंस भी क्रिएट करती है प्रोफेशनल बॉडी, ताकि उनके मेंबर्स को पता रहे कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को चलाया जाता है। इंटरनल कंप्लेंट प्रोसीजर्स, देखो इंटरनल कंप्लेंट प्रोसीजर्स ना आपका प्रोफेशनल बॉडी में नहीं होता है। इंटरनल कंप्लेंट प्रोसीजर्स जो हैं, जिस कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो वहां आपको इंटरनल कंप्लेंट प्रोसीजर्स मिलेंगे। सो हियर द आंसर विल बी बी। दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ACCA body or professional body. This is the responsibility of the organization in which employees are working. Okay, so question number 125. तो 125 की बात करते हैं। Lorenzo is facing an ethical dilemma when deciding what his course of action should be. He is concerned with making sure that the outcome of his decision will benefit the greatest number of people. देखो ज्यादातर लोगों के बारे में जब आप सोच करके कोई डिसीजन लेते हो, तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज यूटिलिटेरियन अप्रोच। तो ये अप्रोच आपकी यूटिलिटेरियन अप्रोच है, ठीक है। अब यहां पे कई लोग इसे प्लूरिस्ट अप्रोच, कई बार बच्चे टिक कर देते हैं। प्लूरिस्ट अप्रोच में मेजॉरिटी की कंसेंट से डिसीजन लिया जाता है, यूटिलिटेरियन अप्रोच में मेजॉरिटी के बारे में सोच के डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। ओके, question number 126, which of the following is value that organization try to encourage within their corporate culture in order to encourage staff to act ethically? अगर आपको अपने स्टाफ को ethically act करने के लिए मोटिवेट करना है, तो आप इनमें से क्या करेंगे? इंटीग्रिटी, सैटिस्फैक्शन, ऑब्जेक्टिविटी। देखो इंटीग्रिटी, सैटिस्फैक्शन और ऑब्जेक्टिविटी अपने आप में काइंड ऑफ एक तरह की, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो ये तो एक प्रिंसिपल है, तो इसे एनकरेज तो नहीं किया जा सकता एज सच। अल्टीमेटली अगर आप चाहते हैं एक बेटर कल्चर डेवलप करना, तो आपको अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करना पड़ेगा। आप उनको एम्पावर करेंगे, उनको डेलीगेट करेंगे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज, तो वो एथिकली काम करने के लिए थोड़ा सा एनकरेज होंगे कि हाँ भाई हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। याद भी रख सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का बहुत एग्जैक्ट अपने को रीजन मिल जाए। सो इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हो। Question number 27. In order to encourage ethical behavior, BHG company has told all of its employees that they must treat all employees and stakeholders well, regardless of their gender, age, ethnicity, or sexuality. Which key value is BHG asking its staff to consider? तो सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, ठीक है ना, सभी जेंडर्स को एक जैसा आपको ट्रीट करना है। तो ये आप रिस्पेक्ट की वैल्यू जो है वो यहां पर अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स सजेस्ट दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन शुड बी इग्नोर्ड। तो यहां पर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया डियोंटोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है। तो अगर हम डियोंटोलॉजिकल अप्रोच की बात करें, तो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच है जिसके अंदर हम ना अल्टीमेटली ये इंश्योर करते हैं कि रूल्स के हिसाब से क्या चीज सही है। तो अगर कोई सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से इफ समथिंग इज करेक्ट, देन दैट डिसीजन शुड बी कंसिडर्ड एज करेक्ट।
तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते हैं, आपको रूल्स के बारे में सोचना होता है। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। सो डियोंटोलॉजिकल एथिक्स सजेस्ट दैट कॉन्सिक्वेंसेस ऑन एन एक्शन शुड बी इग्नोर्ड। सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज्यादा ना सोचें, आप तो ये सोचें कि आपने जो डिसीजन लिया है वो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन है या नहीं। अगर आपने डिसीजन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन लिया है, सो दिस इज सफिशिएंट। ये बात अपने आप में पूरी तरह से सफिशिएंट है। सो दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। Question number 129. Where there are large number of external stakeholders who play no role in day-to-day running of a company, there is a situation that is described as detached corporate ownership, uninvolved external ownership, dividend-based shareholding, separation of ownership and management. बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं आपके, लेकिन उनका बिजनेस के अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये जो बात है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर एक्सप्लेन हो रहा है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट की। ओनर्स अलग लोग हैं और मैनेजमेंट चलाने वाले लोग अलग हैं। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 130, द एजेंसी प्रॉब्लम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस? एजेंसी प्रॉब्लम्स, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के एजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट देखने लग जाते हैं और शेयर होल्डर्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। So that sort of thing is called as agency problem. तो हमने पढ़ा ये बात, तो डायरेक्टली आप इसमें एनालाइज करिए कि भाई कौन सा पॉइंट एजेंसी प्रॉब्लम को समझा रहा है। शेयर होल्डर्स एक्टिंग इन देयर ओन इंटरेस्ट, नहीं भाई, डायरेक्टर्स एक्ट इन देयर ओन इंटरेस्ट। So this D point will be the answer. The directors acting in their own interest rather than the shareholders' interest. Question number 131. To encourage executive directors to operate in the best interest of the shareholders, they could. Executive directors को अगर encourage करना है कि आप shareholders के best interest में काम करिए, तो आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? तो देखिए, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको भी आप शेयर होल्डर बना दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखने लग जाएंगे, क्योंकि फिर वो एनकरेज होंगे कि यार हम भी शेयर होल्डर हैं, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है। तो उनके फायदे का मतलब होगा शेयर होल्डर्स का फायदा। So the answer should be this: they should receive share options based on both individuals and company performance. अच्छा, शेयर्स भी उनको आप ऐसे बेचने नहीं है, शेयर्स भी आपको उनको ईसॉप के थ्रू देने हैं, और आप उनको शेयर्स दीजिए उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस और उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो ऑटोमेटिकली वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करने के लिए एनकरेज होंगे। Corporate social responsibility refers to the idea that a company should play an active part in the social life of the local neighborhood, be sensitive to the need of all stakeholders, be alert to the social needs of employees, act responsibly in relations to shareholders' overall needs. तो आप समझ सकते हैं कि भैया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचें। ठीक है ना, मतलब सिर्फ लोकल नेबरहुड या सिर्फ एम्प्लॉयज के बारे में नहीं, यू शुड थिंक अबाउट ऑल द स्टेक होल्डर्स। सो हियर द आंसर विल बी बी। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 133। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रेजेंट नीड्स का को पूरा करना, बट फ्यूचर नीड्स का ध्यान रखते हुए। सो हियर द आंसर विल बी बी। ओके, 134। मॉडर्न व्यू ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। सीएसआर को लेकर के मॉडर्न व्यू क्या है? इट इज अ वे टू फर्दर अ कंपनीज बिजनेस एंड अट्रैक्ट एडिशनल शेयर होल्डर्स। देखो, आज के टाइम पे जब हम सीएसआर की बात करते हैं ना, तो सीएसआर ये पॉइंट है कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल करोगे, तो आपको कभी भी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट गैदर करने में, इन्वेस्टमेंट लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हियर द आंसर विल बी ए। ये मॉडर्न व्यू है कि आप सीएसआर का ध्यान रखो, लोग आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए डेफिनेटली रेडी होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 135. The agency problem refers to that the shareholders cannot legally be the directors of an organization. ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, दिस स्टेटमेंट इज
ऑब्वियसली फॉल्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो शेयर होल्डर्स हो ही सकते हैं। एजेंसी प्रॉब्लम तो ये है कि डायरेक्टर्स अपने इंटरेस्ट पे काम करने लग जाते हैं, ना कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में। Question number 136. Which of the following would render a non-executive director of a company less suitable for the post? The person worked for the company 6 years ago. देखो, जो बंदा 6 साल पहले कंपनी के लिए काम करके गया है, उसका कोई इशू नहीं है, वो कंपनी का एनईडी हो सकता है। The person has served as non-executive director for the last 6 years. अगर पिछले 6 साल से वो एनईडी की तरह काम कर रहा है तो आगे भी कर सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। The person has no previous contact with the executive directors. ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो आप लेस सूटेबल हो जाएंगे। द पर्सन ओन्स अ नंबर ऑफ कंपनी शेयर्स। देखो, अगर छोटे मोटे शेयर्स हो आपके पास तो चल सकता है, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ कंपनी शेयर्स हैं, दैट मीन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंपनी शेयर्स हैं, तो फिर इन दैट केस आपकी ऑब्जेक्टिविटी डिफरेंट डिसीजंस को लेकर के कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और आप एनईडी की तरह काम नहीं कर पाएंगे। सो हियर द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिट कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ओनली। तो आप समझ पा रहे हैं कि यही पॉइंट है कि ऑडिट कमिटी के अंदर इंडिपेंडेंट एनईडीज होने चाहिए, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो ए ऑप्शन ही होगा, बाकियों तक जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही सेलेक्ट करना है। द मोस्ट ऑब्वियस मीन्स ऑफ अचीविंग पब्लिक ओवरसाइट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वाया। पब्लिक ओवरसाइट आप कैसे अचीव कर सकते हैं? पब्लिक ओवरसाइट मतलब पब्लिक को भी पता रहे कि आपकी कंपनी क्या कर रही है। तो देखिए, इसके लिए ना कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करती है और लोगों को बताती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो पब्लिक ओवरसाइट इस तरह से अचीव की जा सकती है, बाय द पब्लिकेशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स। Okay, question number 139. Within the UK, what is the usual purpose of codes of practice on corporate governance? ठीक है, तो यूके के अंदर हम जानते हैं कि रूल बेस्ड अप्रोच नहीं है, कोड बेस्ड अप्रोच है। तो टू एस्टैब्लिश लीगली बाइंडिंग रिक्वायरमेंट्स, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो भाई, क्योंकि जब आप कोड बेस्ड अप्रोच में जाते हो तो प्रिंसिपल्स हम ज्यादा देखते हैं वहां पर यूज होते हुए, जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज को आंसर किया जा सके। टू सेट डाउन डिटेल रूल्स नहीं, टू प्रोवाइड गाइडेंस, यस। तो यूके के अंदर जो है कोड बेस्ड अप्रोच है, तो वहां पे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, जिनका इस्तेमाल एज अ गाइडेंस किया जा सकता है जब भी कंपनी किसी भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू से अगर कंसर्न होती है तो। सो हियर द आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 140. Which of the following type of committee is often temporary in nature and is formed to complete a particular task? तो ये बात हम लोग जानते हैं कि ऐसी कमिटीज जो कि एक सर्टेन टाइम के लिए बनाई जाती हैं, देन उनको टास्क पूरा होने का डिसॉल्व कर दिया जाता है, ऐसी कमिटीज को एड हॉक कमिटीज कहते हैं। Okay, so now the next is question number 141. Which of the following would normally be included in the role of committee chair? भाई, कमिटी चेयर के रोल में क्या इंक्लूड होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स करना, ये चेयर का काम नहीं होता है। कॉरस्पॉन्डेंस, सबके साथ कम्युनिकेट करना, ये सेक्रेटरी का काम होता है। इशूइंग द एजेंडा, ये भी कमिटी चेयर का जनरली काम नहीं होता है। इंश्योरिंग करेक्ट प्रोसीजर्स आर फॉलोड, ये डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि कमिटी चेयर का काम है। तो जब कमिटीज की मीटिंग होती है तो एक प्रॉपर एक डेकोरम बनाए रखना, ये इंश्योर करना कि सब कुछ प्रोसीजर से हो रहा है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चेयर। क्वेश्चन नंबर 142. द ड्यूटीज ऑफ द कमिटी सेक्रेटरी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? भाई, कंपनी सेक्रेटरी जो है, हम ये बात जानते हैं कि उसका मेन काम होता है मीटिंग कब होगी डिसाइड करना, टाइम डिसाइड करना, कहाँ मीटिंग होगी, मीटिंग के नोट्स बनाना, डॉक्यूमेंट्स इशू करना, मीटिंग के बाद मिनट्स प्रिपेयर करना और उनको सर्कुलेट करना। सो हियर द आंसर विल बी बी। Okay, question number 143. As a requirement of the UK Corporate Governance Code, the Remuneration Committee of a large company determines the rate of pays and the grades.
तो रेम्यूनरेशन कमिटी ऑफ लार्ज कंपनी डिटरमाइंस व्हाट फॉर ऑल ऑफ द कंपनी स्टाफ। अरे ये देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पूरे कंपनी स्टाफ के बारे में रेम्यूनरेशन कमिटी डिसाइड नहीं करती है, वो सिर्फ डायरेक्टर्स के बारे में डिसाइड करने के लिए होती है। सो दैट्स व्हाई हियर द आंसर विल बी डी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। Committees typically makes decision more quickly than individuals as they create a larger pool of skills and knowledge. No, this statement is false. कमिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, सबका कंसेंसस लाना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए, जो कि कंपैरेटिवली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्लो करता है। इसे कमिटी डिसीजन मेकिंग का एक डिसएडवांटेज भी कहा जा सकता है। Committees may fail to recommend decisive action where needed due to the need for compromise between members. This statement is true. कई बार ऐसा होता है कि जो कमिटीज हैं उसमें क्योंकि एक अकेला आदमी डिसीजन नहीं ले रहा है, सबके डिसीजंस को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देनी है, सबकी सोच को इंपॉर्टेंस देनी है, तो डिसीजंस कई बार कॉम्प्रोमाइज डिसीजंस होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। ओके, so now question number 146. Just give me a second. So question number 146. When submitting annual financial statements to be available for inspection by third parties, a company should send them to. तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर कंपनी की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हो, तो इसे ना कंपनी हाउस में भेजा जाता है यूके के अंदर। ठीक है, so it should be sent to the company house. Question number 147. The preparation and filing of accounts by companies each year is normally required by which of the following? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये बोल रही है कि आपको हर साल अपनी कंपनीज के अकाउंट को प्रॉपर्ली फाइल करना है? सो दिस इज नॉट द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात नहीं है, ये तो भाई अपने आप में नेशनल लेजिस्लेशन की बात है, कानून है ये स्पेसिफिकली कि आपको हर साल अपने अकाउंट्स फाइल करने हैं। Question number 148. L company has recently prepared its draft financial statements from the last financial year. It has been informed by its auditors that these financial statements are not true and fair. Which of the following would not have caused this? L failed to follow generally accepted practice in the preparation of its financial statements. देखो, अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स काफी हद तक सही होंगे। तो ये पॉइंट तो नहीं होगा। एल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड नॉट सेट आउट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन सफिशिएंट डिटेल। L failed to follow all appropriate accounting standards. Which of the following would not have caused this? पूछा है इन्होंने। ओके, would not have caused this. तो जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो गलत हो सकते हैं। अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही है तो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं और आपको क्वालिफाइड ओपिनियन मिल सकती है। एल फेल टू फॉलो ऑल अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल इससे भी अगर आप अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्वालिफाइड ओपिनियन मिल सकती है। Else financial statements contain minor errors. देखो, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में माइनर एरर है, बहुत छोटी एरर्स है जिनका कोई खास इंपैक्ट नहीं है, तो इन एरर्स के लिए खाली डेफिनेटली आपकी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई नहीं किया जाता है। सो हियर द आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 149. FEF company is a listed company in country N. Regulators have recently discovered that the company has failed to maintain proper accounting records, meaning that financial statements in recent years have not been true and fair. मतलब अगर आप आज रिकॉर्ड सही, मतलब पता चल रहा है कि आप अपने रिकॉर्ड सही मेंटेन नहीं करते हो, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि पिछले सालों के आपके जो स्टेटमेंट्स थे वो सही नहीं थे। तो अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? तो ऐसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग सस्पेंड की जा सकती है। ठीक है, फिर टैक्स अथॉरिटी फर्दर इन्वेस्टिगेट भी करेगी। तो दोनों ही बातें करेक्ट हैं। अगर पता चल रहा है कि आपने रिकॉर्ड ही आज तक सही मेंटेन नहीं किए, तो टैक्स अथॉरिटी तो इन्वेस्टिगेट करेगी ही सही, साथ साथ अगर आपके शेयर्स कहीं पर लिस्टेड है तो वो स्टॉक एक्सचेंज भी आपको सस्पेंड कर देगा।
क्वेश्चन नंबर 150, द की एम ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। देखो आईएएसबी की जब हम बात करते हैं तो इनका बेसिक रोल जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करने से रिलेटेड है। तो हियर द आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 151, so which of the following is the primary responsibility of the IFRS International Committee? IFRS की जब हम बात करते हैं तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने का काम करते हैं। So advising the ISB on agenda decision on priorities in their work, review of newly identified accounting issues on a timely basis and provision of guidance on these issues, the development and publication of IFRS and other publications। आईएफआरएस के काम की बात भी नहीं कर रहे हैं, आईएफआरएस के इंटरप्रिटेशन कमेटी की बात कर रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन कमेटी डेफिनेटली चीज़ों को एनालाइज करके, अकाउंटिंग इश्यूज को रिव्यू करके और उसके ऊपर अपना गाइडेंस देने का काम करेगी। काइंड ऑफ थोड़ा याद करने वाला क्वेश्चन है, तो आप याद कर लेना कि आईएफआरएस की जो इंटरप्रिटेशन कमेटी है उसका काम क्या है। तो उसका काम है रिव्यू ऑफ न्यूली आइडेंटिफाइड अकाउंटिंग इश्यूज ऑन अ टाइमली बेसिस एंड प्रोविजन ऑफ गाइडेंस ऑन दीज इश्यूज। तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूके अकाउंटिंग रेगुलेशन इज करेक्ट। अब यूके के अकाउंटिंग रेगुलेशन से रिलेटेड कौन सी बात सही है। तो देखिए स्टडी टेक्स्ट में या स्टडी हब में डायरेक्टली ये कहीं पर भी नहीं आया है, सो दैट्स वाई भी आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। आंसर देख करके इसको भी आप सिंपली याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है वो, तो आप उसका आंसर देखिएगा करेक्ट क्या है एंड देन उसको लर्न कर लीजिएगा कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशंस ये काम करती है। Okay, accounting and finance functions within the business. In a very large company, managing the total level of working capital would probably be the responsibility of which person? तो अगर आप बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जिसको सारा हिसाब किताब देखना होता है कि हाँ भाई कैश की कभी कभी ना पड़े। बिकॉज वर्किंग कैपिटल से डील करने का मतलब बेसिक चीज यही है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द वर्क ऑफ ट्रेजरर। तो वर्किंग कैपिटल्स को मैनेज करने का काम स्पेसिफिकली ट्रेजरर का होता है। Question number 154, financial accountants usually produce information for the organization's external stakeholders. Yes, this is true. Financial accountants का काम होता है सारे transactions को properly record करना और सारे financial statements like balance sheet, cash flow position, profit and loss statement account इन सबको prepare करना। So yes, this statement is true. Question number 155, there is no legal requirement for companies to have a management accountant function. Yes, this statement is true. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है कंपनी उसे अपनी अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए अपॉइंट करती है। एज सच कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है ये। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Question number 156, A is a small owner managed company employing 20 staff and having a revenue of 3 lakh euro a year. It decided not to appoint external auditors to review its financial statement। तो छोटी सी कंपनी है 20 लोगों की, रेवेन्यू भी 3 लाख यूरो अ ईयर है। सो इन दैट केस क्या इन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर रखने की रिक्वायरमेंट है। देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स जनरली बड़ी कंपनीज को रखना होता है जिनका एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा का टर्नओवर होता है। तो डेफिनेटली वो जो लिमिट है वो 3 लाख यूरो तो नहीं है। सो अगर ये एक्सटर्नल ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर इन द लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द करंट लेजिस्लेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 157, which of the following task would be the treasury department will be responsible for? तो इनमें से कौन सा टास्क ट्रेजरी डिपार्टमेंट करेगा। तो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ये तो काम नहीं है इनका डेफिनेटली। ये काम तो किसका है, आपके फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का है। मैनेजिंग फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स, रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स भी इनका काम नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का है। पुटिंग टुगेदर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है। तो ए, सी और डी तो आंसर है नहीं, तो डेफिनेटली हियर द आंसर विल बी बी। तो ट्रेजरर ठीक है, फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स को समझ सकता है ताकि अगर कोई कैश क्रंच आने वाला है फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन के कारण तो उसे वो पहले से एनालाइज कर सके। Okay, so now question number 158.
So Gabrielia is considering creating a financial accounting department within a business, but is unsure of what such department would actually do. Which of the following would usually be prepared by a financial accounting department? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट यूजुअली क्या करता है? तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट सब आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का मेन काम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना होता है। सो दैट्स व्हाई हियर द आंसर विल बी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अगर ये प्रिपेयर कर रहे होते तो वहां कॉस्ट शेड्यूल का काम होता, वेरिएंस एनालिसिस का काम होता, और ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम टैक्स कैलकुलेशंस का होता। So that is the point. Question number 159. Angelio decided to record the purchase made on 2nd April 2000 in the tax year ending 31st March 2000X. The authority will classify this tax as what? So, made on 2nd April in the tax year ending 31st March. तो 2nd अप्रैल को जो है आप सेल को, परचेज को रिकॉर्ड कर रहे हो, जबकि ये परचेज 31st मार्च से पहले जो ईयर एंड हो रहा था तब ही हो गई थी। तो देखो, इससे होगा ये एक्चुअली ना कि उस साल का जो टैक्स आपका कैलकुलेट होगा, जो पिछला साल निकल चुका है आपका, उस साल की आपकी जो थी वो परचेजेस थी, लेकिन आपने उस साल रिकॉर्ड नहीं करी है, आप उसे लेट रिकॉर्ड कर रहे हो, ताकि उस साल जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो डेफिनेटली कम आए। तो दिस विल बी कॉल्ड एज, ओके, तो इसमें क्या करना है, डिलीट एज एप्रोप्रिएट। सो डिलीट एज एप्रोप्रिएट का मतलब है कि हमें delete as appropriate is what? Okay. स्टार का भाग दे रखा है। चलिए अपन तो इसे सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स की तरह लेते हैं। तो इसे क्या बोला जाएगा? तो आपने अपना जो टैक्स है वो एक साल से नेक्स्ट ईयर पे शिफ्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली ये अपने आप में टैक्स की चोरी कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइबिलिटी को जब आप टैक्स को आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, सो दैट मीन्स कि उस साल आपका जो टैक्स बन रहा था वो टैक्स आप नहीं दे रहे हो। सो दिस विल बी कॉल्ड एज टैक्स इवेजन। इसे टैक्स इवेजन बोला जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 160, व्हाट इज टैक्स मिटिगेशन? देखो, टैक्स मिटिगेशन का मतलब होता है कि आप, देखो, टैक्स मिटिगेशन एक टर्म है और टैक्स अवॉइडेंस एक टर्म है। टैक्स मिटिगेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस दोनों ही लीगल चीज है। दैट मीन्स उसमें ऐसा नहीं कि कुछ आप इलीगल कर रहे हो, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस में आप ऐसा ट्रिक यूज करते हो जिससे कि गवर्नमेंट की जो इंटेंशंस है वो फ्रस्ट्रेट होती है। टैक्स तो बच जाता है, लेकिन सरकार जो चाहती थी वो नहीं हुआ है। टैक्स मिटिगेशन के अंदर आप टैक्स से भी बचते हो, एज वेल एज आप गवर्नमेंट की जो इंटेंशंस है, जो लॉ मेकर्स की इंटेंशंस है, उसको भी आप प्रोटेक्ट करते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज टैक्स मिटिगेशन, कि सरकार के इंटेंशंस का ध्यान रखते हुए आपने टैक्स को बचाया है। तो टैक्स मिटिगेशन क्या है? टेकिंग ऑल लीगल स्टेप्स, अग्रीइंग टू पे फाइनेंशियल पेनल्टी, मूविंग बिजनेस एंड फंड्स ऑफशोर टू रिड्यूस लायबिलिटी टू यूके टैक्स, रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज विदाउट फ्रस्ट्रेटिंग द लॉ मेकर्स इंटेंशंस। लीगल स्टेप लेना जिससे कि टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, भले ही लॉ मेकर की इंटेंशंस फ्रस्ट्रेट हो रही है उससे, ये टैक्स अवॉइडेंस कहलाएगा। चलिए, now question number 161, an important advantage of using loans to finance investment is, अगर आप लोन्स का इस्तेमाल कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने का, तो इसका क्या एडवांटेज हो सकता है? देखो, सिंपल बात है, आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में सब बातें पढ़ी होंगी कि आप जो लोन का इंटरेस्ट देते हो उस पर आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। तो लोन इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, ये एडवांटेज आपको मिलेगा। Question number 162, VDF company is planning to raise finance to fund the launch of a new product. It is planning to do this via an issue of new shares to the public.
Which of the following is an issue that VDF may face if it proceeds with its plans to raise equity finance? Okay, तो VDF फाइनेंस रेस करना चाह रही है न्यू प्रोडक्ट के लिए और नए शेयर्स लेकर के आ रही है वो पब्लिक के लिए, तो इसमें से क्या इशू वो फेस कर सकते हैं? इट विल बी फोर्स टू पे हायर डिविडेंड्स इन द फ्यूचर इफ द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इज अ फेलियर। भाई, हायर डिविडेंड पे करने का प्रोडक्ट फेलियर से क्या रिलेशनशिप है? ऑब्वियसली कोई रिलेशनशिप नहीं है। The share issue may dilute the control that the existing shareholders have over the company. Yes, this could be the point. आप अगर नए शेयर होल्डर्स लेके आते हो तो आपका जो कंट्रोल है वो डेफिनेटली क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है। So that the answer will be B. Question number 163. वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज। तो देखो, वर्किंग कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला होता है इट इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने आई गेस 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, उसके अंदर ये चीज आई थी कि आपके करंट एसेट्स जो हैं उनके ऊपर करंट लायबिलिटीज कितनी है। आपके करंट एसेट्स अगर 10 करोड़ के हैं और करंट लायबिलिटीज अगर आपकी 15 करोड़ की है तो 5 करोड़ का आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। सो हियर द आंसर विल बी ए। Question number 164. Which of the following statements regarding management accounting report is correct? भाई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजट शोज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता है भाई, बजट फोरकास्टेड होता है, आने वाले साल के लिए बनाया जाता है ना कि पिछले साल के लिए। कॉस्ट शेड्यूल्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स। हाँ, ये बात सही है कि जो कॉस्ट शेड्यूल्स होते हैं कि किसी भी सर्टेन जॉब पे कितना खर्चा आएगा, इन्हें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड्स भी बोला जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेरियस रिपोर्ट्स कंपेयर द ओरिजिनल बजट टू रिवाइज बजट। नहीं भाई, वेरियंस रिपोर्ट आपकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं आपके बजट के साथ। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स विल यूजुअली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ, ये तो नहीं है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल पोजीशन बनाने की है फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स की होती है। सो द आंसर विल बी बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 165. Which of the following statement regarding integrated reporting is correct? तो integrated reporting का मतलब है हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी देनी है। So the merging of the other financial statements, नहीं, ये बात नहीं है। They are designed to show the organization's profitability, नहीं, ये बात भी नहीं है। Integrated reporting का मतलब होता है include all the information on anything that is felt to be interest to the users of the financial statements. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उनके लिए हर जानकारी जो जरूरी हो सकती है उस जानकारी को इंक्लूड करना। दिस इज बेसिकली वी कैन से दैट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज। क्वेश्चन नंबर 166. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पर्पस ऑफ बजट? बजट का इनमें से क्या पर्पस नहीं है? Responsibility for expenditure, motivation of employees, coordination of staff, costing of units. बजट से कॉस्टिंग का कोई लेना देना नहीं है, कॉस्टिंग पहले होती है एंड देन उसके हिसाब से बजट बनाया जाता है। Okay, 167. Which of the following is not one of the capitals used in integrated reporting? इनमें से कौन सा कैपिटल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग की हेडिंग में नहीं आता है? तो एक आर्टिकल मैं आपको भेजूंगा ACCA से जो वेबसाइट पर है, उसमें आपको 6 कैपिटल्स गिवन है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के। तो आपको इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैपिटल्स यूज्ड इन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल यूज होता है, नेचुरल कैपिटल होता है, ह्यूमन कैपिटल होता है, एनवायरमेंटल कैपिटल नहीं होता है। तो इसका आंसर बी होगा आपका, ठीक है। Question number 168. Daniel is trying to find certain key figures from the financial statement of HGF company. He is unsure about whether to look at the statement of financial position or the statement of profit and loss for each one. Which section of the financial statements will the following information be found? तो भैया ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको? सर्टेन की फिगर्स आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से चाह रहे हैं। तो भाई देखिए, अगर आपको
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप जाएंगे तो नेट एसेट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, बैलेंस शीट के अंदर नेट एसेट्स के बारे में पता चल जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पता चल जाएगा। सो दैट इज द पॉइंट। नेट एसेट्स की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? बैलेंस शीट में, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और ग्रॉस प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, so next is financial systems and procedures. Victoria runs a business which sells computer equipment. She is concerned that when her business pays its suppliers, the wrong amount may be paid. Which of the following control measures could help Victoria to deal with this problem? तो ये बिजनेस रन कर रही है विक्टोरिया कंप्यूटर इक्विपमेंट का। इसको ऐसा लग रहा है कि ये सप्लायर को गलत पैसे ना दे दे, तो क्या कंट्रोल मदद करेगा? रेगुलर सप्लायर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशंस, मैच द जीआरएन टू द ओरिजिनल परचेज ऑर्डर सेंट टू द सप्लायर्स, मैचिंग ऑफ द परचेज ऑर्डर टू द रिक्विजिशन ऑर्डर, प्रॉम्प्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड। तो देखिए यहां पर ना आपने कहीं गलत पेमेंट तो नहीं कर दिया है। इसके लिए बेस्ट चीज है कि आप रेगुलर सप्लायर स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशंस करिए। When a business pays its supplier, the wrong amount may be paid. Wrong amount may be paid मतलब आपसे गलती हो रही है। ठीक है, तो देखो इसके लिए मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपने जो सामान मंगाया था या जो सामान आपने परचेज किया था उसका आपने गलत पेमेंट कर दिया। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि रॉन्ग अमाउंट हो सकता है आपने पे कर दिया हो। तो अगर आपको इसे चेक करना है तो फिर तो आप सप्लायर का जो स्टेटमेंट है उसका रिकॉन्सिलेशन करिए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है आंसर करने के लिए। तो अभी के लिए आप चाहें तो इस 169 को ना छोड़ भी सकते हैं। यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 170। JBB company manufactures and sells furniture which it sells online and delivers to customers. JBB has recently faced a number of complaints from the customers who have been sent the wrong style or color of furniture. तो इनका फर्नीचर बेचने का काम है। इनको ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है कि इन्होंने गलत कलर का फर्नीचर कस्टमर को दे दिया है। तो which of the following controls would be helpful for JBB to avoid this problem? तो ये इस प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं? Agree goods dispatch note to the original order, matching invoice to goods dispatch note. देखो इनवॉइस को जीडीएन से मैच करोगे तो अमाउंट से रिलेटेड कंट्रोल एस्टैब्लिश हो सकता है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्हें ये देखना है कि स्टाइल और कलर वगैरह सब कुछ सही हो। मैच ऑर्डर सेंड टू इनवॉइसेस रेज, तो ये भी अमाउंट से रिलेटेड कंट्रोल है। सेंड कंफर्मेशन ऑफ रिसीवेबल्स टू कस्टमर्स, ये पेमेंट से रिलेटेड आपका कंट्रोल है। तो ये फर्स्ट वाला ही खाली कंट्रोल यहाँ पे काम करेगा कि आप ओरिजिनल ऑर्डर एक बार देखो कस्टमर ने क्या दिया था, और ओरिजिनल ऑर्डर में लिखी हुई हर एक डिटेल को आप गुड्स डिस्पैच नोट, यानी कि गुड्स आप जब डिस्पैच कर रहे हो तो जो गुड्स डिस्पैच नोट है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या सामान भेजा जा रहा है। तो ओरिजिनल ऑर्डर को जीडीएन के साथ आप मैच करो, तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि जो ऑर्डर किया था कस्टमर ने फाइनली वही फर्नीचर उसी स्टाइल का उसी कलर का उसके पास पहुंच रहा है। Okay, question number 171. Noha is considering introducing a number of control system into his business. However, he is uncertain about what this would accomplish. Which of the following is not the purpose of organizational control system? Okay. देखो आपका कंट्रोल सिस्टम एसेट्स को तो सेफगार्ड करता है, एरर्स को भी प्रिवेंट करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है ना? तो अब इन्होंने यही पूछा है कि इनमें से कंट्रोल सिस्टम का क्या पर्पस नहीं है। तो ये तीनों तो पर्पस है, एफिशिएंसी बढ़ती है कंट्रोल सिस्टम से, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल सिस्टम से बढ़ेगी, ये प्राइमरी पर्पस नहीं होता है कंट्रोल सिस्टम का।
सो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी विल बी द आंसर है। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको दूसरे काम जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करने पड़ते हैं। चलिए, now question number 172, which of the following would ensure that the sales cycle results in prompt payment? आपका पेमेंट तुरंत आए सेल साइकिल में, तो ये कैसे इंश्योर कर सकते हो आप? तो orders are processed by qualified personnel only. Checking the goods are in inventory before dispatching them. Each item has its own code. Checking the credit worthiness of the customer. तो आप ये चाहते हो कि पेमेंट आपका जो है वो डूबे नहीं, आपके प्रॉम्प्ट पेमेंट्स आए। सो डेफिनेटली इन दिस केस आपको क्या करना चाहिए, कस्टमर को माल बेचने से पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी चाहिए, तभी आपका पेमेंट हो जाएगा और वो बैड डेट पे नहीं जाएगा। तो सेल साइकिल में प्रॉम्प्ट पेमेंट आना चाहिए, इसके लिए यू शुड डू दिस, चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर। Question number 173, the most secure and easy way to verify payments to staff is by। देखिए, आप अपने स्टाफ को जो पेमेंट कर रहे हैं आप इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इसको वेरीफाई करने के लिए ना एक टर्म यहां पर गिवन है, दैट टर्म शुड बी कंसिडर्ड, दैट इज BACS ट्रांसफर्स। तो ये BACS ट्रांसफर असल में बैंक ट्रांसफर होता है। तो BACS ट्रांसफर क्या है? इट इज अ पेमेंट सिस्टम, वन बैंक टू अनदर। 3 दिन इस पेमेंट के अंदर लग जाते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सो अगर आप BACS के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स सामने वाले के अकाउंट में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो इन दैट केस पेमेंट्स को वेरीफाई करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा कि आपके स्टाफ को पेमेंट फाइनली रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है। अगर आप कैश में दोगे तो वेरीफाई करना मुश्किल है, ऑथराइजेशन का वेरिफिकेशन, वेरीफाइंग पेमेंट से कोई खास मतलब नहीं है। सो हियर द आंसर विल बी बी। Question number 174, Gray Limited has recently discovered that it has been paying invoices in respect of goods which had been returned as faulty before acceptance. It is company policy to record goods only if they have been accepted. Which of the following controls would have prevented this from occurring? तो ग्रे लिमिटेड ने क्या डिस्कवर किया है रिसेंटली कि वो इनवॉइसेस का पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन इनवॉइसेस का पेमेंट कर रहे हैं विच हैज बीन रिटर्न्ड एज फॉल्टी बिफोर एक्सेप्टेंस। मतलब आपने किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से सामान खरीदा, सप्लायर आपको सामान देके गया, जैसे सप्लायर आपको 5 कुर्सी देके गया, तो 5 में से 2 आपने रिटर्न कर दी, सिर्फ 3 ही रखी, लेकिन पेमेंट आपका 5 कुर्सियों का चला गया। तो ऐसा हो रहा है, तो जो फॉल्टी गुड्स आपने रिटर्न कर दिए उसका भी आप पेमेंट कर रहे हो। तो इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? मैचिंग परचेज इनवॉइसेस विद गुड्स रिसीव्ड रिकॉर्ड्स। सो देखो, ये पॉइंट हो सकता है कि आप जब इनवॉइस का पेमेंट कर रहे हो ना, तो आप अपने गुड्स रिसीव्ड रिकॉर्ड्स को उठा के देखो, क्योंकि गुड्स रिसीव्ड रिकॉर्ड्स में आप उन्हीं गुड्स की एंट्री करोगे जिन्हें आपने फाइनली एक्सेप्ट किया होगा। तो गुड्स रिसीव्ड रिकॉर्ड के साथ आप इनवॉइस को मैच करो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार हमने 5 कुर्सियां मंगाई थी, सामने वाले ने बिल भी 5 का भेजा है, लेकिन हमारे गुड्स रिसीव्ड रिकॉर्ड्स में तो सिर्फ 3 ही कुर्सियां बता रहा है। तो आप उस केस में गलत पेमेंट करने से बच जाओगे। सो दिस कंट्रोल कैन बी यूज। तो ये कंट्रोल आप यहां पर यूज कर सकते हैं। सो हियर द आंसर विल बी ए। Question number 175, consider the following 2 statements. When petty cash is replenished, it is usual for the amount of cash withdrawn to equal to the value of receipts and vouchers produced since the previous replenishment. तो 10,000 का कैश था, खत्म हो गया, अब 10,000 का नया पेटी कैश आया है। तो जब नया पेटी कैश आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ये देखोगे कि जो कैश आपने खर्च किया है उसके अगेंस्ट में प्रॉपर रिसिप्ट्स हो। तो वैल्यू ऑफ रिसिप्ट्स एंड वाउचर जो प्रीवियस रिप्लेसमेंट तक प्रोड्यूस किए गए थे, अब जब नया कैश रिप्लेनिश हो रहा है
तो उस समय तक जितना कैश खर्च हुआ है उसके बराबर आपके वैल्यू ऑफ रिसिप्ट्स और वाउचर्स होने चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है, यस दिस शुड हैपन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो अगर आपका कैश रिप्लेनिश हुआ है तो डेफिनेटली इससे पहले आपका जो भी कैश खर्च हुआ था वो आपके जितनी रिसिप्ट्स आपके पास प्रेजेंट हैं उनके इक्वल होनी चाहिए उसकी वैल्यू। It would be the best practice for a company that predominantly receives checks and postal orders in payment for goods dispatched to appoint a single designated and trusted individual to open the email. तो आप समझ सकते हो, देखो कि इस पॉइंट का कोई एज सच मोटिव नहीं है कि एक ही आदमी को आप अपॉइंट करें ईमेल्स को ओपन करने के लिए और सब कुछ चेक्स को भी रिसीव करने के लिए। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना चाहिए, यहाँ पे कम से कम दो लोग होने चाहिए, एक चेक करे ईमेल को और दूसरा चेक्स को रिसीव करे। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि एक ही आदमी से सारा काम करा लो, तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के कॉन्सेप्ट का कॉन्ट्रवेंशन है। सो दैट्स वाई फर्स्ट ओनली शुड बी द आंसर, कि पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर बस करेक्ट है। Question number 176. Reducing the incidence of fraud is primarily an issue of what? Security arrangements, system procedures, recruitment procedures or organizational control. तो देखो, इंसिडेंस ऑफ फ्रॉड को रिड्यूस करना ये बेसिकली कंट्रोल सिस्टम का प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। ठीक है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट, प्रोसीजर्स, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, ये सब आपके ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल का पार्ट हो सकता है, बट इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉड को रिड्यूस करना दिस इज प्राइमरी एन इशू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर बिजनेस फंक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 177. ई कंपनी has a large marketing department in which of the following ways would this department coordinate with E's accounting department? तो भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या रिलेशन होगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ? डिसीजंस ऑन द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल तो नहीं होगा, एस्टैब्लिशिंग क्रेडिट टर्म्स फॉर कस्टमर्स, कैलकुलेटिंग पे राइजेस फॉर स्टाफ, डिसीजन ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को इन्हें ये बताना होगा कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस डिसाइड किया जाना चाहिए। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी इनके साथ कुछ सर्टेन डिस्कशन करेगा कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का अकॉर्डिंगली। सो हियर द आंसर विल बी डी, डिसीजंस ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। पे राइजेस फॉर स्टाफ के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो कम्युनिकेशन होगा वो एचआर के साथ होगा। ठीक है, क्रेडिट टर्म्स फॉर कस्टमर के लिए डेफिनेटली जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके साथ होगा। रॉ मटेरियल के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन हो सकता है। सो हियर द आंसर विल बी डी। Question number 178. Which of the following is not a way in which an organization's production department would coordinate with its accounting department? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बीच का कोऑर्डिनेशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा है? ठीक है ना? ओके, कैलकुलेटिंग चार्ज आउट रेट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, rates for services provided by the organization. बाकी पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। Calculating the budgets for the number of units to be produced, estimation of cost of the raw materials required for the production, decisions on the quality of raw materials the organization can afford to use. Okay, ठीक है, तो बजट से रिलेटेड तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बजट्स फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। हालांकि मैनेजमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में, लेकिन स्टिल इस तरह का कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बीच में हो सकता है। कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स की कॉस्टिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं लिखा है तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेशन भी होगा
क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड टू यूज, तो ये भी होगा डेफिनेटली. कैलकुलेटिंग चार्ज आउट रेट्स फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. चार्ज आउट रेट्स क्या होंगे सर्विस प्रोवाइड करने के? देखो यहाँ पे बी, सी और डी ये तो बहुत क्लियर कोऑर्डिनेशन नजर आ रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के बीच में, लेकिन ए पॉइंट जो है वो लीस्ट एप्रोप्रिएट है. मतलब ये जो है ऑड वन आउट जा रहा है, सो दैट्स व्हाई हियर द आंसर विल बी ए. ऑनेस्टली एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं सही पॉइंट में ये मेरे को भी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट हाँ ठीक है, बी, सी और डी क्लियर है और ये तो कोऑर्डिनेशन होगा ही सी. और इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे इन विच द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट विल कोऑर्डिनेट, सो हियर द आंसर विल बी ए. ओके. So next is question number 179. Which of the following is a feature of services provided by an organization? तो जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो सर्विसेज परमानेंस तो सर्विस में इतना नहीं होता है. इनोवेशन, वेरिएबिलिटी, सेपरेबिलिटी. देखिए सर्विस की जब हम बात करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा फीचर होता है वेरिएबिलिटी, कि हर बार जब आप सर्विस रेंडर करते हैं तो बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल सर्विस आप दे पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं होती है. तो दैट द आंसर विल बी सी हियर. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 180 देखते हैं. HGF is a company that operate taxis within several cities in country U and has received a number of complaints regarding the behavior of its drivers towards passengers. One of the HGF marketing executives has pointed out that even the customer journey is fast, cheap and reliable, customers will still see the service offered by HGF as poor if the driver behaves poorly. तो ये किस चीज से रिलेटेड बात है कि भाई आपने कितने भी फास्टली पहुंचा दिया हो कस्टमर को, लेकिन अगर आपने अल्टीमेटली कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है तो आपकी बाकी सारी चीजें पानी में चली जाएंगी. तो ये बात है, दैट इज बेसिकली इनसेपरेबिलिटी. अब आपको यहां पर ये समझना है कि इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो बंदा सर्विस दे रहा है आप उससे सर्विस को अलग नहीं कर सकते हो. ठीक है ना. तो अगर आपका सर्विस पर्सन यानी कि ड्राइवर अगर आपका खराब बिहेव करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बाकी की पूरी सर्विस भी खराब हो जाएगी, क्योंकि आप सर्विस देने वाले को सर्विस से अलग नहीं कर सकते हो. So here the answer will be inseparability. Audit and financial control. So what is the key purpose of internal auditing? भाई internal auditing का key purpose क्या होता है? Errors and fraud detect करना definitely नहीं होता है. मतलब that could be a purpose, but that's not a key purpose. इंटरनल ऑडिटर्स का मेन काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को इवैल्यूएट करना और ये देखना कि ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. हाँ, अगर उनको कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए बोले जाते हैं तो डेफिनेटली वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस फर्दर परफॉर्म करते हैं. Internal check is defined as ensuring that no single task is executed from start to finish by only one person. बिल्कुल सही बात है. इंटरनल चेक का मतलब यही है कि कोई भी टास्क शुरू से लेकर अंत तक एक ही आदमी ना करे. ठीक है. प्रोवाइडिंग रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव. तो ऐसा तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव के लिए रीजनेबल अश्योरेंस देना. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल चेक. ये इंटरनल चेक की डेफिनेशन नहीं है. So here the statement one only. Okay. Question number 183. Internal auditors have an unavoidable dash problems as they report to those people whose activities they are reporting on. Which word correctly completes the statement, this sentence? Okay. So internal auditors have an unavoidable dash problem as they report to those people whose activities they are reporting on. अब देखिए इंटरनल ऑडिटर्स जो है
इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है कि अनअवॉइडेबल हो, क्योंकि इंटीग्रिटी तो इंटरनल है। अगर आप ऑनेस्ट रहना चाहते हो तो वो आप रह लोगे, उसमें कोई और आपको डोमिनेट नहीं कर सकता है। लॉयल्टी भी आपकी बात है, लेकिन इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, अल्टीमेटली आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हो और आप डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर रहे हो, तो अगर डायरेक्टर्स के कहने पर ही कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, सो इन दैट केस इंटरनल ऑडिटिंग का कुछ खास फायदा नहीं है। मैं आप डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हो और डायरेक्टर्स ही अगर गड़बड़ियां कर रहे हैं, तो इन दैट केस इंडिपेंडेंस वुड नॉट मैटर मच। ठीक है, कुछ खास ऐसा मेरे को अच्छा क्वेश्चन नहीं लग रहा है, सही तरीके से नहीं पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हो। Question number 184. It is considered to be best practice for the internal auditors of a large company to report directly to. तो भाई इंटरनल ऑडिटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इंटरनल ऑडिटर्स ऑब्वियसली किसको रिपोर्ट करते हैं? ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। Question number 185. Emma is preparing a seminar for the board of directors of the company she works for regarding the internal and external audit and the differences between the two. Which two of the following points are correct with regards to the internal and external audit? The scope of internal auditors' work is determined by the management of the company, while external auditors determines scope of their own work. तो ये जो एमा है, आपको बताना है कि इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट से रिलेटेड कौन सी दो बातें सही है। तो हाँ, ये बात सही है कि इंटरनल ऑडिटर्स क्या काम करेंगे ये जनरली मैनेजमेंट तय करता है, और एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, खुद से डिसाइड करते हैं। Internal auditor tests the organization's underlying transactions, while external auditor tests the operations. नहीं भाई, external auditors transactions चेक करने के लिए आते हैं और internal auditors कंट्रोल सिस्टम चेक करने के लिए आते हैं। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट आर यूजुअली बोथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। ऐसा नहीं है, इंटरनल ऑडिट जनरली लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्सटर्नल ऑडिट होती है। Internal auditors can be employees of the company they audit, while external auditors must not be. Yes, this statement is correct. Internal auditors employees भी हो सकते हैं, बाहर से भी किसी की सर्विस ले सकते हो आप, लेकिन external auditors कभी भी organization के employees नहीं होते हैं। Okay, so now question number 186. Consider the following two statements. There is a greater flexibility in how internal audit work is done relatively to external audit work, since external audit work is controlled by the laws and audit standards. ये बात बिल्कुल सही है। इंटरनल ऑडिटर्स कैसे भी काम कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा स्टैंडर्ड्स वगैरह को रेफर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट एक्सटर्नल ऑडिटर्स का काम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ एंड एज पर द ऑडिट स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। To practice as an internal auditor, the person must be a qualified accountant. अगर आपको internal auditor की तरह practice करना है, तो person must be qualified accountant. ऐसा तो जरूरी नहीं है कि भाई internal auditor जो है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। इसमें आपको भाई ऐसा जरूरी थोड़ा ना, इंटरनल ऑडिट तो आप किसी को भी बना सकते हो, जरूरी नहीं वो क्वालिफाइड अकाउंटेंट ही हो। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो हियर द आंसर विल बी वन ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 187 पे। The fact that managers are not aware of problems of a company is facing, such as not knowing that a major incident of fraud has recently taken place, would weaken which of the following components of internal control? तो भाई मैनेजर्स को अवेयर ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका मतलब मैनेजर्स का कमिटमेंट नहीं है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो मैनेजर्स अगर अवेयर ही नहीं है कंपनी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है इन सब चीजों के बारे में, तो दैट मीन्स कि कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नहीं है। 188. A retail company operates a transaction processing system. Which component of the internal control would be the part of?
The risk assessment process, the entity's process to monitor the system of internal control, control environment, information system and communication. देखिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होता है. Which component of internal control would be the part of? तो टीपीएस से रिलेटेड अगर आप कोई कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे तो दैट कंट्रोल शुड बी द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन. सो हियर द आंसर विल बी डी. तो 188 का आंसर डी होगा आपका. क्वेश्चन नंबर 189. Consider the following statements regarding control activities. The primary purpose of segregation of duties between individuals within the organization is to locate and identify frauds that employees have preparated. ठीक है, prepared भी आप बोल सकते हो. So 189. ओके, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का प्राइमरी पर्पस आइडेंटिफाई करना नहीं होता है, फ्रॉड को प्रिवेंट करना होता है. कि भाई काम एक से ज्यादा लोगों के हाथ में होगा तो कॉल्यूजन नहीं करेंगे और फ्रॉड करना मुश्किल हो जाएगा. तो इट्स नॉट टू लोकेट, इट्स टू प्रिवेंट द फ्रॉड. ओके, सेकेंड पॉइंट लिखा है जनरल कंप्यूटर कंट्रोल्स इंक्लूड फिजिकल कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर इक्विपमेंट. बिल्कुल सही बात है. जनरल कंप्यूटर कंट्रोल, जनरल कंट्रोल्स होते हैं उसमें हम ऐसे फिजिकल कंट्रोल्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर इक्विपमेंट का अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करें. तो यहां पर सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है. क्वेश्चन नंबर 190. जेना इज द पेबल क्लर्क इन अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. वन ऑफ हर ड्यूटीज इज टू रिकॉर्ड परचेज ऑर्डर्स बट शी इज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक पेमेंट्स टू सप्लायर्स. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट. तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो जैना की जब हम बात कर रहे हैं तो वो परचेज ऑर्डर्स को रिकॉर्ड करती है लेकिन पेमेंट का काम नहीं करती है. पेमेंट का काम कोई और करता होगा. सो दिस इज अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. ठीक है, कि भाई परचेज आप करो, परचेज की रिकॉर्डिंग आप करो, पेमेंट कोई दूसरा बंदा करेगा. Question number 191. Users of company's internal network are restricted to read-only access to key folders. Which type of control is this an example of? कंपनी के इंटरनल नेटवर्क में जो फाइल्स हैं वो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस के साथ हैं. तो नेटवर्क की बात हो रही है, रीड ओनली एक्सेस की बात हो रही है, तो दैट मीन्स कि आप किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करना चाहते हो. So here the answer will be, it is a kind of preventive control. Okay. Lucas is entering customer details onto a computer system. The system requires him to log in and checks that he is allowed to enter customer details or not. The system also checks that he has entered all the required information about the customer. The computer system controls will not ensure which of the following. तो लुकस को कस्टमर डिटेल्स एंटर करनी है. द सिस्टम रिक्वायर्स हिम टू लॉग इन एंड चेक्स दैट ही इज अलाउड टू एंटर कस्टमर डिटेल्स. ठीक है, मतलब उसको लॉग इन करना पड़ता है. तो लॉग इन करने के टाइम पे सिस्टम ये देख लेता है कि ये लुकस जो है, मतलब जो भी पर्सन कंप्यूटर के अंदर अभी एंटर कर रहा है सिस्टम के अंदर, उसके पास कस्टमर डिटेल्स को एंटर करने का जो है अथॉरिटी है या नहीं है. ठीक है. The system also checks कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है that is correct or not. तो कंप्लीटनेस चेक हो जाएगी. सॉरी, सिस्टम ये चेक नहीं कर पाता है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं है, वो ये चेक कर पा रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि नहीं आ गई. तो कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाएगी, ऑथराइजेशन भी इंश्योर हो रहा है, वही पर्सन कस्टमर्स की डिटेल एंटर कर पा रहा है जो कि इसके लिए ऑथराइज्ड है. आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा. ठीक है, बट वैलिडिटी का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे. मतलब जो कंट्रोल यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, उससे ये चेक नहीं हो सकता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन एंटर करी है वो वैलिड है. ठीक है ना. तो वैलिडिटी यू कांट चेक बाय दीज कंट्रोल. जैसे कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ एंटर हो रही है, तो अगर वो डेट ऑफ बर्थ गलत भी एंटर हो रही है
तो ये कंट्रोल से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। विच टू फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम। देखिए, तो जनरल कंट्रोल्स होते हैं ना, मतलब दो तरह के कंट्रोल्स में कंफ्यूजन आते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स को कि जनरल कंट्रोल क्या है और आपके एप्लीकेशन कंट्रोल्स क्या है। तो देखिए, जनरल कंट्रोल्स में आप ओवरऑल सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हो, जबकि एप्लीकेशन कंट्रोल में किसी सर्टेन सॉफ्टवेयर के अंदर किसी सर्टेन प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है। तो अगर डेटा की वैलिडिटी चेक हो रही है तो वो एक एप्लीकेशन कंट्रोल है। आप किसी कैलकुलेशन को चेक कर रहे हो तो वो एक एप्लीकेशन कंट्रोल है। डेटा के फॉर्मेट को चेक कर रहे हो तो वो एक एप्लीकेशन कंट्रोल है। लेकिन कंप्यूटर में एंटर होने से पहले पासवर्ड चेक किया जा रहा है कि पासवर्ड सही है कि नहीं है। तो ये जो आपके कंट्रोल्स होते हैं जो ओवरऑल सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपके जनरल कंट्रोल्स में आता है। तो इसमें आपको जनरल कंट्रोल्स के एग्जांपल देने हैं। तो ऑडिट ट्रेल्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस, ये फॉरेंसिक कंट्रोल हो गया, ये एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल है। बाकी फिजिकल कंट्रोल एंड लॉजिकल पासवर्ड सिस्टम्स लगा रखे हैं, गेट लॉक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ जनरल कंट्रोल, ये ओवरऑल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए है। Question number 194. Which of the following would be most likely to be classed as a preventive control? Supervisor अगर present है सभी floors पर, तो ये ठीक है। चेकिंग करेगा कि सब लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कंडक्टिंग रेगुलर रिसीवेबल स्टेटमेंट रिकॉन्सिलेशन, तो ये तो प्रिवेंटिव नहीं हो गया। रिकॉन्सिलेशन आप करोगे तो ये डिटेक्टिव कंट्रोल हो गया, इससे पता चलेगा क्या गलतियां हैं। ईयर एंड इन्वेंट्री चेक्स, ईयर एंड पर इन्वेंट्री चेक्स करना, ये भी डिटेक्टिव कंट्रोल्स हैं। एस्टैब्लिशिंग प्रोसीजर्स फॉर इररिकवरेबल डेट कलेक्शन, ये करेक्टिव कंट्रोल है कि भाई जो डेट अभी तक रिकवर नहीं हुआ उसको कैसे रिकवर किया जाए। तो सुपरवाइजर की जो प्रेजेंस है ये डेफिनेटली आपको एक तरह का प्रिवेंटिव कंट्रोल बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 195, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनल कंट्रोल इज शेयर्ड बिटवीन मैनेजमेंट एंड द इंटरनल ऑडिटर्स। नहीं भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की ही है, ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगर ऐसा लिखा होता रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इज ऑफ मैनेजमेंट, तो वो बात सही होती। इंटरनल ऑडिटर्स काम करते हैं बट दे आर नॉट प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल सिस्टम। प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। The internal auditor's role often includes helping to set corporate objectives and design and monitoring of performance measures. अब देखिए यहां पर ना इंटरनल ऑडिटर का रोल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को सेट करना तो ऐसा नहीं होता, हालांकि बताना होता है कि भाई सभी एम्प्लॉयज को, सभी डिपार्टमेंट्स को कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पता है कि नहीं है। एंड डिजाइन एंड मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स, हाँ ये जरूर है कि इंटरनल ऑडिटर्स जो काम करते हैं उससे परफॉर्मेंस मेजर्स किए जाते हैं, मॉनिटर किया जाता है कि भाई कैसा काम चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो डेफिनेटली इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये सेट वाली बात थोड़ी सी एक अजीब है, बट ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटर्स जब सबको कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेट हो रखे हैं कि नहीं रखे हो रखे हैं इसको मॉनिटर करते हैं तो सेट करने में भी मदद कर सकते हैं। सो दिस सेकेंड स्टेटमेंट कैन बी सेड एज ट्रू, तो यहां पे आंसर आपका बी होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 196। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड्स टू एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट से रिलेटेड कौन सी बातें आपकी करेक्ट है? Due to their in-depth examination of the business, external auditors are often able to provide advice to management on possible improvements to the business. ठीक है, वैसे बिजनेस देखो एक्सटर्नल ऑडिटर्स का काम बहुत ज्यादा डिटेल्ड
एडवाइस देना तो नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस का एग्जामिनेशन करते हैं काफी डीपली, तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स मैनेजमेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि कैसे बिजनेस को इंप्रूव किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी हेल्ड करेक्ट। एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफन हैव एन इंडिपेंडेंस प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल भी नहीं होती। एक्सटर्नल ऑडिटर्स तो कंपनी के एम्प्लॉयज ही नहीं है, उनका अपॉइंटमेंट भी शेयर होल्डर्स करते हैं, उनको टर्मिनेट भी शेयर होल्डर्स के रेजोल्यूशन के थ्रू ही किया जा सकता है। सो दैट्स वाई ये किसी भी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स वगैरह से डोमिनेट नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो डेफिनेटली आपका गलत लिखा हुआ है। External audits can help to resolve management disputes such as disagreements over company valuations. External auditors इन सब disputes को तो क्या ही solve करेंगे, ये इनका basic काम नहीं होता है। External auditors have little or no interest in the internal controls of the organization and these are the, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लिटिल एंड नो इंटरेस्ट की बात थोड़ी सी पॉइंट वाली है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल्स में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो इंटरनल कंट्रोल्स को वो एक बार रिव्यू तो जरूर करेंगे, ताकि अकॉर्डिंगली वो ये डिसाइड कर सकें कि उन्हें कैसा काम करना है। ठीक है, सो फोर्थ स्टेटमेंट तो आपका फॉल्स है। उनका इंटरेस्ट होता है इंटरनल कंट्रोल्स में क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली दे डिसाइड कि उन्हें किस तरह से काम करना है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग कैसे करनी है एंड ऑल दैट। तो फोर्थ विल बी इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड वाला एक बार दोबारा पढ़ते हैं भाई। एक्सटर्नल ऑडिट्स कैन हेल्प टू रिजॉल्व मैनेजमेंट डिस्प्यूट्स सच एज डिसएग्रीमेंट्स ओवर कंपनी वैल्यूएशंस और प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट के अलावा ना जो थर्ड है दैट इज नाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि भाई एक्सटर्नल ऑडिट होगा, प्रॉपर ट्रू एंड फेयर ओपिनियन मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर्स के काम की मदद से कुछ कंपनी वैल्यूएशंस और प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स पर जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो फर्स्ट एंड थर्ड कुड बी द बेस्ट आंसर्स। ओके, every evening the last person leaving the office premises needs to switch on the security alarm. This control belongs to which categories? तो अंत में जाने वाले व्यक्ति को क्या करना है? अंत में जाने वाले व्यक्ति को सिस्टम अलार्म जो है वो लगाना है। तो ये कोई ऑथराइजेशन तो नहीं हो रहा है, वेरिफिकेशन कुछ नहीं हो रहा है, तो ये फिजिकल काइंड ऑफ कंट्रोल है कि जाने से पहले अलार्म आपका ऑन हो जाना चाहिए। 198 controls that are fully automated and are designed to ensure that the data input to a system is complete। अब देखो यहाँ पे डेटा इनपुट की बात हो रही है कि डेटा इनपुट बिल्कुल सही होना चाहिए, तो ये एक तरह का एप्लीकेशन कंट्रोल है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स मींस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। ये जनरल कंट्रोल नहीं है, ऐसे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी ना डेटा ऑटोमेशन यहाँ पे काम कर रहा है। डेटा ऑटोमेशन काम कर रहा है कि सही डेटा इनपुट हो, तो ये आपका काइंड ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल है। सो दिस इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। Question number 199, external auditors have no interest in the internal controls of the organization they are auditing। इनका इंटरनल कंट्रोल्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ही था, ये ऐसा तो नहीं है इंटरनल ऑडिटर्स का, एक्सटर्नल ऑडिटर्स का इंटरनल कंट्रोल्स पे इंटरेस्ट होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, उनकी चेकिंग का काम उतना आसान हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में एक 200 क्वेश्चन और कर लेते हैं। Which of the following are considered to be the 3 prerequisites for fraud to occur? So yes, motivation होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये दोनों जो प्रीरिक्वेस्टीज हैं फ्रॉड की, उसके पॉइंट हैं। ठीक है, ओके। चलिए तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। एक बार फिर से आप लोग ये बात सुन लीजिए, बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन किट जस्ट मेक श्योर कि आपने सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है। आप शॉर्ट में नोट्स बनाइए, उसके याद करिए डिफरेंट थ्योरीज को,
जहाँ पर भी कुछ मॉडल्स डिस्क्राइब है वो मॉडल्स आप अच्छे से पढ़िए एंड देन उसके बाद आप एग्जाम किट पर आइए। अगर आप डायरेक्टली एग्जाम किट सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आएगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो।